किसे कहेंगे रैखिक समीकरण? ऐसा समीकरण जिसकी घात क्या हो, एक हो। जिसकी घात एक हो उसे क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। जैसे रैखिक बहुपद कहते थे, तो इसमें जिस बहुपद की घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद की घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसी टाइप से यहाँ पर रैखिक समीकरण का मतलब ये होगा कि वह समीकरण जिसकी घात एक हो उसे क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। अब इसमें एक टर्म और जुड़ा है कि दो चरों वाला। द्विचर का मतलब ये होगा कि जैसे समझिए, ऐसा समीकरण जिसमें हम उसको ऐसे लिखें कि जैसे ये x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस फॉर्म में लिखा हुआ हो। यहाँ पर ये और b क्या होंगे? बदलते रहेंगे, और x और y क्या? x y को चर राशि कहेंगे, ये और b का मान बदलता रहेगा। उसको हम ये कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट हो, ये b का मान हर इक्वेशन में अलग अलग आएंगे, लेकिन x और y का मान क्या होगा? सेम रहेगा। या यूं कहें कि ये दोनों चर रहेंगे। ये इसका फॉर्म होगा। जरूरी नहीं है कि x y का मान हमेशा एक ही रहे, इस फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, तो जिसमें क्या होगा कि जैसे कोई भी दो राशियां होंगी, x y हो सकता है, p q भी हो सकते हैं, बहुत सारे जितने भी चर राशियां होंगी उनको हम क्या करेंगे? उसी टर्म में व्यक्त करने वाले। जिसमें द्विचर राशि हो उसे क्या कहेंगे? द्विचर वाला। और अगर वो रैखिक है तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, हम मान लीजिए लिख दे रहे हैं कि 3x प्लस 4y माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर द्विचर हैं x और y। अब मतलब ये दो चर वाला हो गया। और ये कौन सा, इस पे घात कितनी है? एक है। कोई भी चर है उसकी घात कितनी है? एक है। तो इसको क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। अब सीधे हम सवाल पे आते हैं। बाकी जहाँ जो जिस चीज की आवश्यकता होगी हम समझाते रहेंगे। जो एक्सरसाइज जो है 3.1 है। 3.1 का जो पहला सवाल है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले तो सवाल हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, बाकी लिख देंगे कमेंट में, वो क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। सवाल में यह है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और फिर कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हम इसको मानेंगे कि माना आफताब की आयु बराबर x वर्ष और आफताब की पुत्री की आयु y वर्ष। ये तो हमने मान लिया। ये क्या है? ये इसकी वर्तमान आयु हमने माना है। अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु या आफताब की वर्तमान आयु। हमने ये जो प्रेजेंट में है उसको माना है। अब बात कर रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होगा? पहले। 7 साल पहले आफताब की आयु। ये है वर्तमान की बात, और ये क्या है? 7 वर्ष पूर्व। अब अगर आप बताएं कि आफताब की आयु वर्तमान में x वर्ष है, तो 7 साल पहले यानी कि 7 वर्ष पूर्व कितनी आयु थी? देखिए, अगर हमारी उम्र इस समय समझ लीजिए कि 25 साल है, कितनी है? तो 7 साल पहले हम कई साल के रहे? 25 माइनस 7। अरे जाहिर सी बात है, जो इस वर्ष 25 साल का होगा वो 7 वर्ष पहले कितने वर्ष का होगा? तो उसमें से 25 में से 7 आप माइनस कर लीजिए, तो कितना होगा?
18 होगा। सेम वही, अब अगर आफताब इस वर्ष समय x वर्ष का है तो 7 साल पहले कितने वर्ष का रहा होगा, x माइनस 7 वर्ष। बात समझ में आ गया इतना ही। अब पुत्री की आयु, ये पुत्री की आयु भी किस पे बात करेंगे, 7 वर्ष पूर्व पर। तो वर्तमान में जो पुत्री की आयु कितनी है, y वर्ष। तो ये बताओ जरा कि 7 साल पहले कितने की रही होगी वो, y माइनस 7 वर्ष। आया समझ में इतना। अब इस स्थिति को समझिए, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब आफताब की आयु कितनी थी, आफताब की आयु जो उसकी पुत्री की आयु थी, पुत्री की आयु का 7 गुना था। तो लिखेंगे 7 गुणे पुत्री की आयु। बात समझ में आया ना। आफताब कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 साल पहले क्या होगा, आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु का 7 गुना होगा। तो आफताब की आयु कितनी है, x माइनस 7, और ये होगा 7 गुणे y माइनस 7। आफताब की आयु बराबर 7 गुणे पुत्री की आयु। समझ में आया ना इतना। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 7, और यहाँ 7 का गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 7y माइनस 49। इनको इधर ले आइए तो क्या होगा, x ट्रांसफर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस 7y, और माइनस 7 को चाहे उधर भेजिए, फिर 49 को इधर ले, माइनस 7 होगा, इधर ऑलरेडी है यहाँ पे, 49 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 49 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 7y माइनस 42 बराबर 0। 42 क्यों होगा, 49 में 7 घट जाएगा तो यहाँ पे प्लस 42 होगा। समझ में आया इतना। तो इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पहले कंडीशन का बीजगणितीय निरूपण हुआ। समझ में आया इतना। कंडीशन है, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसका जो दूसरा कंडीशन दिया गया है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद का मतलब क्या होगा कि जैसे अब कोई इस समय 5 साल का है, सपोज कर लीजिए कोई 5 साल का है, तो 3 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा, 8 साल का। उसमें 3 क्या करेंगे, 5 में 3 जोड़ देंगे। तो अब उसी तरीके से कि लिखते हैं कि 3 वर्ष बाद का होगा कि आफताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष। ठीक। और पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष। तो अब इसमें कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आफताब की आयु का होगा, यहाँ लिख सकते हैं कि आप शर्त से आफताब की आयु बराबर 3 गुणे पुत्री की आयु। समझ में आई है। तो आफताब की आयु का होगा कि x प्लस 3 बराबर 3 गुणे पुत्री की आयु कितना है, y प्लस 3। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 3 गुणा y, और प्लस में 3 त्रिक का 9। इसको इधर ले आओ और उसको उधर ले जाओ तो हो जाएगा x माइनस 3y, 3y इधर आएगा तो माइनस में 3 उधर भेज दो तो क्या होगी 9 माइनस 3। तो x माइनस 3y बराबर 6। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण दोनों क्या है, ये इस स्थिति के बीजगणितीय निरूपण है। क्या है, बीजगणितीय निरूपण। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, ज्यामितीय निरूपण। ज्यामितीय निरूपण का मतलब ये होगा कि हम उसको ग्राफ बना करके दर्शाएं। इतना नोट करें, फिर इसके बाद में मैं ज्यामितीय निरूपण कराता हूँ। अब इसका ज्यामितीय निरूपण किया जाएगा। ज्यामितीय निरूपण कैसे करेंगे, इक्वेशन बताएं जरा एक एक करके। पहला जो इक्वेशन था x माइनस 7y
प्लस 42, ये है समीकरण नंबर 1। और जो दूसरा नंबर इक्वेशन है x माइनस 3y बराबर कितना है 6, x माइनस 3y बराबर 6। अब इन दोनों समीकरण का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इसका ज्यामितीय यानी कि ग्राफ बनाएंगे। समझे, पहले 9th में कुछ हल्का फुल्का आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 9th में कि कैसे ग्राफ बनाते हैं। हम सबसे पहले समीकरण 1 के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 के लिए देखिए अलग अलग अध्यापक अपने हिसाब से अलग अलग करके पॉइंट रखते हैं। हम अपने हिसाब से जैसा हमें आसान लगता है हम वैसा क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, उसी तरीके से हम समझाते हैं। अब सही दोनों तरीके होते हैं ग्राफ बनाने के। तो समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, x माइनस 7y प्लस 42 ये है बराबर 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो समीकरण 1 के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट बनाने के लिए हम कुछ इस प्रकार की आकृति बनाते हैं। इसमें लिखते हैं x और इसमें क्या लिखते हैं y, और यहाँ क्या लिखेंगे x कामा y। समझ में आया ना इतना। हमारे पास में समीकरण नंबर 1 क्या है, यहाँ हल करते हैं सब थोड़ा रफ वर्क के लिए। x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। पहला जो काम करेंगे हम, यहाँ क्या करते हैं कि x के जगह पे क्या लिखते हैं, यहाँ x के जगह पे 0 लिखने का मतलब ये होता है कि इस इक्वेशन में हम x बराबर क्या रख रहे होते हैं। तो जब आप x बराबर 0 रखेंगे मतलब यहाँ x के जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस 7y होगा। इस 42 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ 0 का कोई मतलब रह जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कह दीजिए प्लस हो जाएगा। 7 एकम 7 और 7 छक, तो यार क्या बचा y, उधर क्या बचा, तो मतलब y का मान कितना आ गया, कब आया, जब हमने x का मान 0 रखा तब y का मान कितना आया 6। तो हमारा जो पॉइंट बनेगा, जो निर्देशांक बिंदु बनेगा वो बनेगा 0, 6। समझ में आया ना। दूसरे वाले टर्म में क्या करिए कि आप y के ही जगह पे क्या लिख दीजिए, अब y के जगह पे क्या लिख दीजिए 0। तो अब दूसरे वाले में हम क्या करते हैं, y पर 0 रखते हैं। तो y पे अगर 0 रखेंगे तो इस वाले इक्वेशन में देखिए x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 का होगा। x के जगह पे x रहेगा माइनस 7, y के जगह पर प्लस 42 बराबर, अब x हो जाएगा 7 का गुणा 0 से करेंगे क्या होगा 0, 42 को उधर ले जाइए तो हो जाएगा माइनस, तो क्या आएगा माइनस 42, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 42, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 42 कामा 0। ये समझ में आया कैसे बनाया हमने, समीकरण 1 के लिए हो गया। अब इसको मिटा दे रहे, ये रफ वर्क है। समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 क्या है उसके लिए भी हम बना लेते हैं यहाँ पे। समीकरण 2 के लिए x y और x कामा y। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर 6। तो x के जगह पे पहले 0 रखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 माइनस 3y बराबर 6। अब x के जगह पे 0 तो उसका मतलब कुछ रहेगा नहीं, 3 एकम 3, 3 दूनी, तो माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर माइनस 2, y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 2। तो यहाँ 0 कामा माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा 0 कामा माइनस 2। और अगले वाले टर्म में y बराबर 0, और जब y बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से समझिए x माइनस 3 गुणे 0 बराबर 6, y के जगह पे 0, तो x माइनस यहाँ हो जाएगा 0, तो यह क्या हो जाएगा सीधा सीधा 6, x बराबर कितना आएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 कामा 0। समझ में आया इतना। ये दोनों पॉइंट कहाँ से आए, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकता है। समझ में आया ना इतना, फिर आगे समझिए। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे x अक्ष और यहाँ पर y अक्ष,
ये x और इसको बोलते हैं x का धनात्मक सिरा, ठीक है। क्या होगा, x का धनात्मक सिरा, तो यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा इंक खत्म हो गया है, इंक डाल लेते हैं, अभी डालेंगे। यहाँ हो जाएगा x डैश, या हो जाएगा y, और इसको क्या कहते हैं y डैश। इसको क्या कहेंगे, मूल बिंदु। मूल बिंदु पे क्या होता है 0,0, ये क्या होगा 0,0। यहाँ पे लिखेंगे तो अब देखिए यहाँ पे हमें अंतराल कहाँ तक चाहिए होगा। आप जितने का अंतराल चाहते हो उतने का अंतराल लगा सकते हैं, उतने का लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने सुविधा अनुसार यहाँ पे क्या करता हूँ, 5-5 का अंतराल लिख रहा हूँ। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और आगे करके जितना चाहे अपना जितनी आवश्यकता हो उसी हिसाब से हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और फिर आगे। बेहद ज़रूरी बात है कि ये जो इन दोनों के बीच की दूरियां हो वो क्या हो, बराबर हो, तभी तो ग्राफ अच्छे से बनेगा। अब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, वैसे तो मैं बोर्ड पे बना दे रहा हूँ, चाहे तो आप इसको किस पे ट्राई करें, ग्राफ पेपर पे, और पटरी से और पेंसिल से इन सब का उपयोग करके ग्राफ बनाए तो बहुत अच्छा बनेगा। फिर इधर क्या होगा, -5, -10, -15, -20, -30, -35 और -40। -25 नहीं लिखा ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -25, -30, -35 और यहाँ पे -40। समझ में आया इतना। फिर इधर इसी टाइप का -5, -10, -15, -20, -25, -30, -35, -40 ऐसे करके लिख दिया हमने। ये समझ में आ गया ना। अब समझिए पहले यहाँ पे पहला जो पॉइंट है हमारे पास में 0,6 है। तो 0,6 का मतलब क्या होगा, 0,6 का मतलब होगा कि ये x का मान है, ये क्या है y का मान है। तो सबसे पहले मैं ढूंढूंगा कि x अक्ष पर 0 कहाँ मिलेगा, ये है हमारा x अक्ष, 0 कहाँ है, ये वाला पॉइंट, तो उसे कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्या है, y अक्ष पर 6, तो y अक्ष पर 6 कहाँ मिलेगा, ये y अक्ष है, तो ये पॉजिटिव है, तो 6 5 के बाद में यही कहाँ, यहाँ कहीं मिलेगा हमें 6 मिलेगा, 5 के बाद ही तो आएगा। तो 5 के आगे थोड़ा सा दूरी लेकर के मैं इसको क्या कह रहा हूँ, ये वाला पॉइंट 6 है। समझ में आया ना। दूसरा वाला क्या है, -42,0, क्या है -42,0। अब समझिए 42 होता तो उधर मिलता, यहाँ पे x अक्ष पे -42, x अक्ष पे -42 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें। चूंकि y अक्ष पर माइनस इधर होता है, x अक्ष पर इधर होता है, प्लस वाला 42 होता तो इधर होता, -42 है तो यहाँ 40 है, तो इसके थोड़ा सा दूरी पर हम क्या कर रहे हैं -42। तो इसी को, इन दोनों, ये पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, इन दोनों पॉइंट को क्या करते हैं हम मिला देते हैं। समझ में आया ना। तो ये वाला कौन सा इक्वेशन है, x - 7y + 42 = 0, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। फिर दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, 0, -2, 0, -2 कहाँ होगा, x अक्ष पर 0, y अक्ष पे -2, यही तो होगा ना, 0, -2, तो 0, -2, तो x अक्ष पर 0 यहाँ मिला, कोई मतलब नहीं कर देंगे। -2 कहाँ मिलेगा, y अक्ष पे यहाँ मिलेगा नीचे, यहाँ 5 से पहले यहाँ मान लेते हैं क्या है -2 है। और दूसरा क्या है 6, 0, x अक्ष पर 6, x अक्ष पर 6 कहाँ मिलेगा, ये वाला पॉइंट। इन दोनों को पॉइंट को ऐसे मिला दीजिए, समझ में आ गया ना, ऐसे जाने दीजिए। इस वाले, इसका क्या नाम होगा, इस जो ग्राफ बनेगा ये होगा x - 3y = 6 के लिए, ये हो गया हमारा ग्राफीय निरूपण। समझ में आया ना इतना, नोट करिए इसको। जो दूसरा क्वेश्चन है
क्रिकेट टीम के कोच ने वो 3900 में 3900 में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो कोई क्रिकेट टीम के कोच हैं, कोच का मतलब समझते हैं, कोच वही जो कोचिंग देता है, जो सिखाता है। ठीक है, कोई क्रिकेट टीम के कोच है, उन्होंने क्या किया, 3 बल्ला और 6 गेंदें 3900 रुपये में खरीदा। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना एक बल्ले का बराबर x रुपया और 3 बल्ला और 1 गेंद है ना, तो और 1 गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। ठीक, प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं कि 3 बल्ला और 6 गेंदें कितने में खरीदा, 3900 में। यहाँ पे जो दिया है लिख सकते हैं कि शर्त से 3 बल्ले प्लस 6 गेंद का मूल्य कितना है, 3900 रुपये। समझ में आई है? तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाए, अब समझाओ जरा। 1 बल्ले का मूल्य x रुपया, तो 3 बल्ले का मूल्य है 3x। ठीक, 1 गेंद का मूल्य y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य 6y बराबर में 3900। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। या फिर इसको ना माने तो थोड़ा और भी हम इसको सरल कर सकते हैं। दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पे, x प्लस 2y बराबर में 3900। समझ में आया ना? 3 से काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1300, 13 39, तो x प्लस 2y बराबर 1300 समीकरण नंबर। फिर दूसरी बार क्या है, दूसरी शर्त ये है कि 1 बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदा। तो अब बताइए जरा, 1 बल्ला प्लस 3 गेंद का मूल्य बराबर कितना है, तो 1 बल्ला कितने का हो गया, x, 3 गेंद का मूल्य बराबर 1300 समीकरण नंबर 2। समझ में आ गया ना? अब इसी के लिए अब हम, ये हो गया आपका बीजगणितीय निरूपण। इसका क्या करेंगे, ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, ज्यामितीय निरूपण के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को पहले हम तो लिखते हैं कि समीकरण, यहां लिख दीजिए कि ज्यामितीय निरूपण। जब ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो क्या होगा, ये पहले तो समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के, समीकरण 1 है क्या, x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 2y बराबर 1300। इसके लिए थोड़ा हम इस आकृति बनाते हैं, यहाँ x, यहाँ y और यहाँ पे x कमा y। सबसे पहले क्या करेंगे, x के जगह पे क्या लिख दें, 0। जब आप x के जगह पे यहाँ देखिए x प्लस 2y बराबर 1300, जब x के जगह पे क्या लिखेंगे, 0, तो 2y बराबर होगा, 2y बराबर क्या बचेगा 1300, तो 2 से काट दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 650। समझ में आया ना? तो यहाँ हो जाएगा 650, तो 0, 600। अब जिस दिन आप y बराबर 0 रखेंगे उस दिन क्या होगा, ये वाला पूरा टर्म 0, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 1300, तो x बराबर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1300। कोई दिक्कत है इसमें? तो यहाँ हो जाएगा 1300, 0। कोई दिक्कत? फिर समीकरण 2 के लिए क्या है, समीकरण 2, x प्लस 3y बराबर 1300। इसके लिए x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, x, y और x कामा, जब x बराबर 0 होगा, यहाँ समझ लीजिए, x प्लस 3y बराबर 1300, इसके जगह पे 0। ठीक, तो क्या बचेगा, 3y बराबर, जब 3 को उधर भेजिएगा तो इधर तो गुणा कर रहा है, तो उधर जाके क्या करेगा
तो y बराबर हो जाएगा 1300 बटे 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1300 बटे में 3, तो 0, 1300 बटा 3। अब जब y बराबर 0 रखेंगे, सोचें इसी में जब y बराबर 0, यहाँ क्या है x प्लस 3y बराबर 1300। और जब y बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 गुणा 0, 3 गुणा 0, तो यहाँ टोटल क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ क्या बचेगा x बराबर 1300, तो यहाँ हो जाएगा 1300। तो लिखेंगे 1300 कामा 0। इतना समझ में आया ना। अब ग्राफ बनाते हैं इसका। देखो क्या करते हैं, इसमें 1300 तक है तो हम यहाँ पे 200 का अंतराल लिख देते हैं, ठीक है। 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 और 1400। प्रयास ये करेंगे कि सबके बीच का डिफरेंस जो है, दूरी जो है समान रहे। 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1400। इधर भी होगा, लेकिन हम इधर वाला नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें तो नहीं लग रहा है कि इधर की कुछ आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे y, यहाँ पे लिख दीजिए -200, -400, यहाँ भी इसी तरीके से होगा। पहला वाला जो पॉइंट क्या है 0, 650, तो x अक्ष पे 0, y अक्ष पे, तो 0 कहाँ मिलेगा x अक्ष पे, यहाँ, y अक्ष पे 650 कहाँ मिलेगा, 600 यहाँ है, इससे थोड़ा ज़्यादा। बात समझ में आया ना। फिर दूसरा क्या है 1300 कामा 0, मतलब x अक्ष पे 1300, y अक्ष पे 0, तो x अक्ष पे 1300 कहाँ मिलेगा 1200, 1400 के बीच में। एक पॉइंट हमें यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, जो 0 वाला टर्म है वो यहाँ होगा, उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। इन दोनों बिंदुओं को क्या करिए, मिला दीजिए। समझ में आया ना। ये कौन सा इक्वेशन है, ये x प्लस 2y बराबर 1300। कोई दिक्कत है इतने में। दूसरा वाला पॉइंट क्या है 0, 1300 बटा 3। समझिए 0, 1300 बटा 3, 1300 बटा 3 का माने क्या होगा, 1300 को 3 जगह डिवाइड कर दीजिए, 1300 को 3 से भाग कर दीजिए, तो आएगा 433 पॉइंट समथिंग, 433 दशमलव कुछ करके आएगा, 433.33 करके आएगा, ठीक है। तो अब x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 433, तो 433 का होगा 400 से थोड़ा सा ज्यादा। समझ में आ रहा है। और फिर दूसरा का होगा 1300 कामा 0, तो x अक्ष पे 0 यहाँ हो जाएगा, 1300 यहाँ मिल जाएगा इस वाला पॉइंट पे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इस वाले इक्वेशन का क्या नाम है, x प्लस 3y बराबर 1300। ये हो गया हमारा ज्यामितीय निरूपण। समझ में। जो अगला तीसरा सवाल है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तीसरा सवाल है, हम मान लेते हैं कि माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपए और 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपए। ठीक है। फिर अब दिया गया है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य एक दिन या किसी दिन 160 रुपये था। तो प्रश्नानुसार या शर्त से 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, तो 2 केजी सेब प्लस 1 केजी अंगूर
अंगूर का मूल्य बराबर कितना हो गया 160। 2 केजी सेब है, 1 केजी अंगूर है, कितना हो गया 160 रुपये। तो ये बताइए जरा, अगर 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये है तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना होगा 2x प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या है y, तो 2x प्लस y बराबर 160। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। दूसरा शर्त है इसमें कि 1 महीने के बाद में क्या हो जाता है, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। 1 महीने बाद 4 केजी सेब प्लस 2 केजी अंगूर, ये तो है 2 केजी अंगूर का मूल्य बराबर कितना हो गया 300। तो 4 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 का x तो 4 का 4x, और 2 केजी अंगूर है, 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है y रुपये, तो 2 केजी का कितना हो जाएगा 2y बराबर। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 2x प्लस y बराबर 300। 2 से काट दीजिए इसको तो कितना हो जाएगा 150। तो 2x प्लस y बराबर 150 समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, इस स्थिति के बीजगणितीय निरूपण है। अब ग्राफ विधि लगा लेंगे आप लोग, ग्राफ इसका बना लीजिएगा, ये आप लोग समझ लीजिए होमवर्क में है, बात समझ में आ गया ना इतना। अब यहाँ पे अगला विधि जो होगा हमारा इसी इक्वेशन, इसी इन दोनों